वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक पे हमने डिस्कशन कर लिया था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पे डिस्कस कर लिया था। जैसे हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बता दी थी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई? इसके पीछे क्या लॉजिक बताया आपको कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स दैट एट दैट पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स व्हिच इज नॉट पॉसिबल। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इंटरसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई, दे नेवर फॉर्म्स लूप। दे नेवर फॉर्म्स लूप, वो कभी भी लूप नहीं बनाती। लूप क्यों नहीं बनाती? बिकॉज दे स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती है। क्लियर है? और इस कारण वो कभी भी आपस में लूप नहीं बनाती। एक और कैरेक्टरिस्टिक पे हमने डिस्कशन किया था, दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always normal to the surface. Electric field lines are always normal to the surface. Electric field lines हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। अब इस पॉइंट पे डिस्कशन कैसे किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि भाई क्यों, व्हाई। तो इसको जरा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास एक बॉडी है, एक चार्ज्ड बॉडी है। एक चार्ज्ड बॉडी में जो चार्जेस होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा? रेस्ट में होते हैं। रेस्ट में क्यों कहें? क्योंकि दे हैव नो नेट डिस्प्लेसमेंट, उनके पास कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। क्लियर है? दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल नहीं है, एंगुलर है, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंगुलर। हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होती है। हमने लेट कर लिया, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंगुलर एट द सरफेस। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच इज अ फोर्स, व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज एंगुलर, इट मस्ट हैव टू कंपोनेंट्स। वन इज E cos थीटा, E sin थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंगुलर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा अलोंग द सरफेस, दूसरा होगा नॉर्मल टू द सरफेस। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी जो फोर्स अलोंग द सरफेस है वो चार्ज को मूव कराने की कोशिश करेगा। इट विल ट्राई टू मूव द चार्ज, और अगर चार्ज मूव करते हैं तो वो करंट बनाते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करते हैं। और कोई भी चार्ज्ड बॉडी में करंट नहीं होता है, उसके पास कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। किसी भी चार्ज्ड बॉडी में कोई चार्ज का कोई नेट डिस्प्लेसमेंट ना होने का मतलब क्या है? देयर इज नो मोशन, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? वहाँ कोई करंट नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि E cos थीटा है ही नहीं, एंड E cos थीटा है ही नहीं मतलब ये क्या है? जीरो है। और E cos थीटा जीरो कब हो सकता है? जब cos थीटा जीरो हो। और cos थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री हो। क्या थीटा 90 होना चाहिए किसी भी बॉडी में? किसी भी चार्ज्ड बॉडी में थीटा कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। यही तो कहा था मैंने, थीटा 90 होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर है? तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक पे हमने डिस्कशन किया। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास, अगली कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे पास पास है, यहाँ दूर हुई, यहाँ और दूर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जितनी ज्यादा पास पास लाइनें होंगी, यानी जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइन होगी किसी पर्टिकुलर एरिया में, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जितना क्लोज्ड लाइन बनाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कही जाएगी, और जितना दूर दूर लाइनें बनाएंगे, एक्सपैंड होती हुई बनाएंगे, इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही है, वहाँ वीकनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे हुआ, तो ऐसे समझो, ऐसे एग्जांपल लो, जैसे मान लो मैं यहाँ कोई फैन चला लेता हूँ। अब कोई फैन चलाता हूँ तो फोर्स अप्लाई करेगी पार्टिकल्स पे, यहाँ जितने भी पार्टिकल्स उन सब पे फोर्स अप्लाई करेगी। जब आप फैन की इस पोजीशन पे खड़े होंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर फील होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे क्या होगी, स्ट्रॉन्गनेस कम होती जाएगी, प्रेशर कम होता जाएगा, और प्रेशर स्ट्रॉन्गनेस कम हो रही है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लाइनें दूर दूर होती जा रही हैं। बेसिकली ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारे लिए मैटर करती हैं? बिल्कुल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया में जितनी ज़्यादा है हम कहेंगे फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जितनी नंबर कम है हम कहेंगे फील्ड उतनी ही वीक है। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिससे रिलेटेड है गॉस थ्योरम। उसकी बात अब हम लोग करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।